राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? मस्त है सभी? तो इससे पहले रे ऑप्टिक्स में आपने रिफ्लेक्शन की पूरी क्लास देख ली होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर आपने समझ लिया तो आज रिफ्रैक्शन भी आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर स्नेल्स के लॉ को सीखेंगे, उसके बाद क्रिटिकल एंगल TIR, और फिर उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सीखने हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक बहुत मजेदार होगा क्योंकि नाम इसका है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो देखिए रिफ्रैक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। रिफ्रैक्शन कैसे होगा इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे रिफ्लेक्शन में देखा कि जब कोई लाइट आती है, किसी सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में लौट जाए, तो वहां पर रिफ्लेक्शन था। लेकिन यहां पर क्या होगा, मीडियम हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब लाइट आएगी और दूसरे मीडियम में पास करेगी। तो जैसे लाइट दूसरे मीडियम में पास करेगी तो वहां पर क्या क्या होगा, उसी को हमें सीखना है रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन क्या है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to other medium with different optical density। ऑप्टिकल डेंसिटी, तो रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट के बेंड होने का फिनोमेना है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। तो जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट में बेंडिंग होती है। अब बेंडिंग होगी तो हमारे पास जो मीडियम है, यहाँ कितने टाइप के? दो टाइप की, क्योंकि दोनों टाइप अगर सेम मीडियम है तो लाइट में कोई बेंडिंग ही नहीं होगी। तो जरूरी है कि दोनों तरफ मीडियम की डिफरेंट डेंसिटी हो। ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर बात हो रही है लाइट के बारे में, लाइट रेज। तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहां पर बात करें मीडियम की, तो देखिए यहां पर दो टाइप्स के मीडियम आपको मिलेंगे। मीडियम कितने टाइप्स के? दो टाइप के। एक मीडियम आएगा रेयरर और दूसरे मीडियम का होगा डेंसर। रेयरर जो मीडियम होगा और जो दूसरा मीडियम डेंसर है, तो रेयरर में याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होगा। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में नहीं है कि क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी आगे समझाते हैं। इतना याद रखिए, रेयर मीडियम वो होगा जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जहां वेलोसिटी ज्यादा हो। और डेंसर क्या होगा? इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और वेलोसिटी मिनिमम। तो ऐसा मीडियम जहां वेलोसिटी ज्यादा हो रेयरर, ऐसा मीडियम जहां वेलोसिटी कम हो वो डेंसर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो रेयरर मीडियम। अब यहां से हम समझेंगे कि ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है। क्योंकि जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता होगा, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि क्या कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। तो समझते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और वैक्यूम से जैसे ही किसी मीडियम में जाएगी तो मीडियम में जाने पर स्पीड कम होती है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम का रेशियो है। तो इसे लिखते हैं म्यू इक्वल टू सी बाई वी, जहां पे सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट और वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी दोनों में लाइट लिखा हुआ है लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट है इन द वैक्यूम, और ये वेलोसिटी या फिर स्पीड लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम। अब पता है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कहां पर आएगी? वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸। लेकिन जैसे ही मीडियम में जाएंगे स्पीड कम हो जाएगी। तो ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 1।
याद रखना म्यू की वैल्यू या तो 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होगी। अब 1 के बराबर किसके लिए होगी? तो 1 की बराबर होती है वैक्यूम के लिए, या फिर हम कहें एयर। एयर या वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। बाकी कोई मीडियम हो तो उसके लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब मीडियम कौन कौन सा जो हमें ज्यादा मिलेगा? या तो मिलेगा वाटर, या फिर ग्लास, या फिर एक ज्यादा आता है तो डायमंड आ जाएगा। ये 3 मीडियम मोस्टली आपको मिलेंगे। तो देखते हैं म्यू के बारे में। तो म्यू किसके किसके लिए हमें याद रखना है? तो सबसे पहले याद रखिए म्यू एयर, ए याद रखना है, या वैक्यूम का 1। दूसरा म्यू वाटर, वाटर में आता है 4/3। फिर आता है म्यू ग्लास, ग्लास का आएगा 3/2 या 1.5। 4/3 का मतलब 1.33। और सबसे लास्ट में आएगा म्यू डायमंड, डायमंड का आता है 2.41। अब ये 4 मीडियम है जो मोस्टली आपको याद रखने हैं। एयर का 1, वाटर का 4/3, ग्लास में 3/2 और डायमंड का कितना 2.41। अब हम बात करें इनमें, जैसे 2 मीडियम दिए हैं, आपसे पूछे कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर, तो आप बता सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो कैसा हो जाएगा? कम होगा तो रेयर। तो चलिए देखिए यहां पर जैसे हमने लिखे 2 मीडियम, लिखा हमने एयर है और एक वाटर। तो पूछे रेयर और डेंसर कौन सा है, या वाटर है और ग्लास है। इधर हम लिखा ग्लास और डायमंड। तो देखिए कैसे आप बताएंगे, तो दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए किसका ज्यादा है। जैसे एयर का पता है 1 होता है, वाटर का 4/3। ज्यादा इसमें है तो ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर है। वाटर के लिए बात करें तो वाटर में यहां पर आएगा, वाटर हमारे लिए होगा रेयरर, ग्लास डेंसर, क्योंकि इसका होता है 4/3, इसका 3/2। बात करें ग्लास की, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, डायमंड में 2.41। तो ज्यादा किसके लिए? इसके लिए तो ये डेंसर होगा, ये कौन सा है? तो देख रहे हैं जो ग्लास ऊपर डेंसर था नीचे रेयर है, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रिलेशन में है। जैसे किसी एक को देखकर हम नहीं बता सकते। जैसे हम पूछ ले आपसे ग्लास रेयर है कि डेंसर, तो आपको पूछना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में। बात करेंगे डायमंड के रेस्पेक्ट में तो रेयर है, बट पानी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? डेंसर होगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिलेटिव टर्म, किसी और के रेस्पेक्ट में हमेशा बताना चाहिए। ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं, किसे लिखा कैसे जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अभी इसका तरीका आपने सीखा, लिखते हैं म्यू इक्वल टू C/V। लेकिन अगर 2 मीडियम है देखिए इस तरीके से 1 μ2, या ऐसा लिखा रहा है 1 μ2, क्या पढ़ेंगे इसे 1 μ2 या इधर 1 μ2। यहां पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। पढ़ने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू जो पहले लिखा, हमेशा दूसरे वाले का लिखना होता है पहले वाले के रेस्पेक्ट में। जैसे लिखा हमने एग्जांपल के लिए ए म्यू डब्ल्यू, तो क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वाटर का निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। कभी लिखा है डब्ल्यू म्यू जी, तो किसका निकालना है? ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लिखा कभी ए म्यू डी, डी का मतलब डायमंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो तरीका समझ में आया कैसे हमें लिखना है? ये लिखने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं सभी।
चलिए इसे कंप्लीट करने के बाद अब हम सीखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन करने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने दो मीडियम लिखे, 1 म्यू 2, तो पढ़ना पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 म्यू 2। अब देखिए 1 म्यू 2 को दूसरे का निकालना है पहले के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे म्यू 2 नीचे म्यू 1। 1 म्यू 2 का मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1। अगर वेलोसिटी की बात करें तो बताइए वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन अभी देखा था कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब दोनों में रेसिप्रोकल। तो अगर म्यू 2 बाई म्यू 1 है तो इधर आएगा v1 बाई v2। अब इधर v1 बाई v2 है तो इधर आएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। हमेशा इनवर्स में म्यू 2 बाई म्यू 1 देन v1 बाई v2, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अगर यहां पे हमने लिखा जैसे W म्यू जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो बताइए कितना आएगा म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। या इसका उल्टा करें वेलोसिटी टर्म में, इधर म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, तो वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास। अब जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा यही वेवलेंथ का, लैम्डा डब्ल्यू बाई लैम्डा जी। अब सोचें ऐसा क्यों, तो पढ़ा है वेलोसिटी का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड होती है, चेंज नहीं होगी। ये भी याद रखिएगा, जो एफ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम से इंडिपेंडेंट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी जिस सोर्स से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है वहां से फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। तो जो एफ है ये डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन सोर्स, तो एफ डिपेंड करेगा सोर्स पे। तो बचा क्या क्या, लैम्डा डब्ल्यू बाई लैम्डा जी, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रही है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, उसकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होंगी बट फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंडेंट, मीडियम का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए हमने इधर लिखा डब्ल्यू म्यू जी हो गया, कोई लिखा जी म्यू डी, डायमंड का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो म्यू डी बाई म्यू जी, या फिर v इसका उल्टा आएगा वी जी बाई वी डी, तो वेवलेंथ भी जी का, नीचे कितना डब्ल्यू, लैम्डा जी बाई लैम्डा डी। ये प्रोसीजर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सॉल्व करने का। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन नोट करिए सभी, दे रखा है आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का 4/3, एयर का तो पता है कितना लेना है 1, और डायमंड के बारे में दे रखा है लैम्डा डी की वैल्यू, इधर म्यू डी 2.41। अब आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, वाटर का निकालना है ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा जी म्यू डब्ल्यू। पढ़ी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या तरीका होगा, वाटर नीचे ग्लास। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, ग्लास का कितना है 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा 8/9। यही अगर आपसे पूछा जाता डब्ल्यू म्यू जी, ग्लास का निकालिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका उल्टा करते म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। अब म्यू जी की वैल्यू कितनी है 4/3, इधर म्यू जी का है 3/2 और म्यू डब्ल्यू का 4/3, 3 ऊपर जाएगा 9/8। तो ये तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का, किसी का हमें दिया हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। तो जल्दी से नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन और देते हैं करने के लिए। लिखिए अगला क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ डायमंड
the wavelength of light in air is 48 2.41 of 2820 angstrom. Find wavelength in diamond. तो डायमंड में कितना आ जाएगा? एयर में दे रखा 4820, तो डायमंड में पूछा है, तो क्या तरीका होगा? अब देखिए, एक हमारे पास डायमंड है, दूसरा ए, तो हमें पता है म्यू जी म्यू डायमंड, नीचे म्यू एयर। अब अगर ऊपर डायमंड है नीचे एयर है तो वेवलेंथ उल्टा आएगा, लैम्डा एयर नीचे लैम्डा डी। डायमंड का कितना दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता है, ऊपर लिखा था 2.41, नीचे एयर का पता है 1, एयर में दे रखा है 4820 और डायमंड डी में निकालना है, तो लैम्डा डी कितना आ जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई तो ये नीचे जाएगा 4820 बाई 2.41। अब क्या करेंगे, डेसिमल यहां से हटा 2 जीरो बढ़ जाएगा, 241 से इसे काट दें तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, इधर 3 जीरो, तो डायमंड में आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से डायमंड से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और दिया आपको, क्वेश्चन नोट करिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी इन वाटर एंड ग्लास। तो वाटर और ग्लास में से क्या क्या वेलोसिटी ज्यादा है? तो देखिए, तरीका बिल्कुल आसान है। तरीका भी क्या सीखा? म्यू इक्वल टू सी बाई वी। अब वी अगर हमें निकालना है तो सी बाई म्यू करना पड़ेगा, लेकिन म्यू किसका? जिसका निकालना हो, या अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो एयर और रेस्पेक्ट में लेके कर सकते हैं। इससे देखिए आसानी से आ जाएगा, सी 3 10 की पावर 8। किसमें निकालना है? वाटर में, तो वाटर का कितना होगा? 3 बाई 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर गया, 2 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें निकालना है ग्लास में, ये तो आ गया वाटर में, इधर ये था ग्लास में। वाटर में निकालना है तो सी बाई म्यू, 10 की पावर 8, म्यू था इसके लिए 4/3, ऊपर जाएगा 9/4 10 की पावर 8, तो 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए दोनों में ज्यादा किस में दिख रहा है, ग्लास में या वाटर में? तो हमें दिख रहा है कि जो वैल्यू आएगी ग्लास और वाटर, वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो डेंसर में स्पीड कम है और रेयरर में स्पीड ज्यादा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करा लिए, फिर करते हैं और भी शानदार क्वेश्चन। तो नोट हो गया सभी का? तो अब देखिए जो अगला पार्ट है, अब यहां से आपको सीखना है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट की एक्चुअल में बेंडिंग कैसे होती है। तो इसमें दो पार्ट्स आपको सीखने हैं। पहला, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाए, लाइट रेयरर से डेंसर, तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास सरफेस है, मीडियम है, जो दोनों को सेपरेट करेगा। ऊपर का मीडियम हमने रेयरर मान लिया, नीचे का डेंसर। तो देखिए रेयरर का रिफ्रैक्ट μ1 है, डेंसर का μ2। तो पहली चीज, दोनों में स्पीड ज्यादा किसकी होगी? तो हमें पता है डेंसर की स्पीड, डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, μ2 ग्रेटर देन μ1, लेकिन स्पीड ज्यादा किसमें होगी? रेयरर में, तो v1 ग्रेटर देन v2। और जिधर वेलोसिटी ज्यादा होगी उधर वेवलेंथ भी ज्यादा आएगी, तो λ1 ग्रेटर देन λ2। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल गई। अब क्या करेंगे, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई लाइट आई है, सरफेस पर टकराई, तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पर आप ड्रॉ करिए नॉर्मल। तो जब कोई भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा देखने को मिला, रेयरर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। तो यहां से क्या समझ में आया, ए अगर इंसिडेंट रे है, ए है रिफ्रैक्टेड रे, तो यहां पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का।
इधर ये नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का एंगल r। तो बताइए दोनों में ज्यादा कौन सा एंगल होगा? अगर ये लाइट सीधे जाती है तो जितना आई था उतना आई बनता, लेकिन ये लाइट कुछ बेंड हो गई तो एंगल भी कुछ कम होगा, तो यहां पर एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। इस आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखिए लाइट में कुछ डेविएशन हो रहा है, एंगल लाइट को जाना ऐसे था, लाइट गए ऐसी, तो इसके रास्ते में कुछ डेविएशन आया, इसे लिखते हैं डेल्टा। ये जो डेल्टा है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए लाइट आई पर आई, जाना आर पे था, आर से जा रही है, लेकिन लाइट का रास्ता तो सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से इतना डेविएट हो गई, तो यही जो डेल्टा बना यही एंगल ऑफ डेविएशन। और डेल्टा की वैल्यू आई कितनी? आई टोटल होता तो आई माइनस आर, एंगल आई माइनस एंगल आर, दैट विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन, ए बेंडिंग ऑफ लाइट। जब रेयरर से कहा डेंसर। दूसरा इसका उल्टा, अगर लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, लाइट डेंसर से रेयरर, तो देखिए क्या होगा, ऊपर रेयरर, ऊपर मान लिया मीडियम चेंज करिए डेंसर, नीचे रेयरर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा डेंसर का, ये मान लें μ1 है μ2, इस बार μ1 ग्रेटर देन μ2, ऊपर ज्यादा है तो वेलोसिटी v2 ग्रेटर देन v1, क्योंकि नीचे रेयरर, तो λ2 ग्रेटर देन λ1। अब ये लाइट आई, ये है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। तो जब कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही थी तो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल से दूर हो गई। तो यहां पर क्या समझ में आया कि लाइट डेंसर से रेयरर में जाए तो हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। अब नॉर्मल से अगर दूर जा रही है, ए एंगल हमने मान लिया आई है और इस एंगल को मान लिया आर, तो ज्यादा कौन सा एंगल आएगा? एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। इसका उल्टा, यहाँ आई बड़ा था, यहाँ पे आर बड़ा, और डेविएशन कितना हो रहा है? जाना सीधे था, इतना डेविएट हो रही है, ए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अब सोचिए और बताइए डेविएशन एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखिए अगर हम मैथमेटिकली देखें तो आई है तो लाइट सीधे जाती तो ये भी आई बनता, लेकिन आर इस बार ज्यादा है, आई कम है, तो एंगल आई बनता, ये पूरा आर है, तो डेल्टा की वैल्यू आर माइनस आई, ये बन जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये है एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर। तो इतने तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं रेयरर से डेंसर में और डेंसर से रेयरर, और डेंसर से रेयरर में जाने पर क्या क्या चेंज होगा देख लिया, यहां पर भी क्या क्या चेंज होगा पहले से नोट करिए। फिर आते हैं इसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि कैसे लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है, तो कंप्लीट करिए पहले। तो चलिए सभी ने इतना कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे आते हैं हम सभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज है उन्हें समझना है। तो देखिए सबसे पहले एक लॉ तो आपको बेसिक पता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, नॉर्मल, तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमेशा क्या करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो पहला तो बिल्कुल आसान है, जैसे देखिए ऊपर अगर रेयरर है नीचे डेंसर, ए है नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ए आई और ए इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane at point of incidence। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब के सब क्या करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको समझना
क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कैसे बेंडिंग हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में। तो देखिए, इसके लिए एक पर्सन थे जिनका नाम था स्नेल्स। इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखा उसी को समझना है। तो देखिए, पहली बार एंगल आई है, रेयरर है ऊपर, मीडियम नीचे, डेंसर। तो लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो इन्होंने देखा जाना तो सीधे चाहिए बट डिपेंड हो रही है। ये तो इनिशियल कंडीशन है, फर्स्ट केस। कुछ टाइम के बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, इस बार इन्होंने एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, आई को बढ़ाया। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो देखा रे जाना ऐसे चाहिए थी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो एक चीज देखी, जब एंगल आई को हमने इंक्रीज किया तो जो एंगल आर है इसकी वैल्यू भी बढ़ जा रही है। मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। फिर आगे और एक्सपेरिमेंट किया, एंगल आई को और बढ़ा दिया, तो देखा जाना चाहिए था ऐसे, तो एंगल आर की वैल्यू और बढ़ गई। तो जैसे जैसे एंगल आई बढ़ रहा है तो वैसे वैसे एंगल आर भी बढ़ रहा है। ये तो था जब रेयरर से डेंसर में जा रही है। फिर आगे देखा, डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट, ऊपर डेंसर है नीचे रेयरर, तो लाइट जाना सीधे चाहिए, कुछ बेंड होगी। कुछ टाइम के बाद और दोबारा किया, फिर इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, यहाँ आई था, यहाँ मान लिया आई डेस। तो देखा कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका आर भी बढ़ रहा है। तो यहां से क्या चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, चाहे रेयरर से डेंसर में जाए या फिर डेंसर से रेयरर में। तो इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया और जिससे हमें आगे के सभी क्वेश्चन करने हैं। ये यही तरीका है जिसका आगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसी लॉ को आगे बोलेंगे हम स्नेल्स लॉ से। डायग्राम समझ में, इसे बनाना नहीं, बस समझने के लिए था कि आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। तो इन्होंने यहां से एक्सपेरिमेंटली बताया कि अगर जब कोई भी रेज चाहे रेयरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में, तो उसके साइन आई और साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वाला फैक्टर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वाला फैक्टर, ये हमेशा रेसिप्रोकल में आएगा इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने ऊपर एंगल वाला ऊपर साइन आई लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का, अगर हमने उधर आर लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी। और ये देखा हर बार इसकी वैल्यू क्या रही थी, कांस्टेंट। अब जब कोई भी चीज हमेशा कांस्टेंट आए तो उसी चीज को हम बोलते हैं कि ये चीज हमेशा कांस्टेंट है, तो फिर ये बन गया लॉ, और जिसे आगे चल के बोला गया स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो लिखेंगे इसे सभी, द रेशियो ऑफ angle of incidence, the ratio of angle of sin I and sin R always equals to the refractive index of second medium with respect to first medium। तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो याद रखेंगे साइन आई बाई साइन आर ऑलवेज इक्वल कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, जिसकी वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट। तो इसे एक बार कंप्लीट करिए, फिर इसे हम बताते हैं क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट का जो तरीका होगा, इंप्लीमेंट का मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो ध्यान से देखिए यहां पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका है कि जिस तरफ का मीडियम हो उसी तरफ का एंगल रखिए, साइन आई, जिस तरफ का मीडियम उसी तरफ का एंगल। इससे आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, हमेशा सही वैल्यू। देखिए जिधर का मीडियम उधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस वो भी साइन में, इधर का मीडियम इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन में, इधर का मीडियम इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% हमेशा सही होगा अगर इस तरीके को हम अप्लाई करना है, और इसी से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
जरूर से जरूर याद रखना है, अगर क्वेश्चन अच्छे से करना है तो स्नेल्स लॉ मस्ट है, आना चाहिए। नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसे नोट करिए, फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे देखिए पहला एक क्वेश्चन दिया, इधर ऊपर एयर है, नीचे हमने दे दिया ग्लास, इधर एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की क्या वैल्यू आई? तो देखिए आपको पहले पहचानना है रेयर और डेंसर। तो हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इधर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 4/, ग्लास है तो 3/2 आ जाएगा, और वाटर में 4/3। अब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ऑटोमेटिक समझ में कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो सीधे ना जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। एंगल मान लिया कितना आर है। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर का एंगल sin 30, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एंगल कितना है sin r, sin 30 की वैल्यू 1/2, 3/2 sin r। अब 2 से 2 कट जाएगा, sin r, 3 नीचे गए 1/3, तो r की वैल्यू sin इनवर्स 1/3। ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, इस स्नेल्स लॉ के इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन ही कराते हैं। नोट कर लिया? अब इस क्वेश्चन को देखिए, एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, इधर वाटर है, इस बार नीचे ग्लास। अब पूछा है इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा, आर की वैल्यू बताइए। तो पहले तो आपके दिमाग में क्या आएगा, उधर वाटर है तो 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का 3/2, रेयर है नीचे डेंसर, रेयर से डेंसर में जाने पर टूवर्ड्स का नॉर्मल, तो एंगल मान लिया आर। तो अप्लाई करने का क्या तरीका है, 4/3 μ1, एंगल कितना 60, इधर का 3/2, एंगल है sin r, तो 4/3 sin 60 √3/2, इधर 3/2 sin r। काटना पीटना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, ऊपर है 4√3, नीचे आएगा 3 3 9 sin। तो r की वैल्यू sin इनवर्स 4√3/9 इस तरीके से निकाल लेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी निकालना है तो हमेशा इसी का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे एक प्रिज्म का क्वेश्चन लिया, इधर या नॉर्मल इस तरीके से, कोई रेज जा रही इस तरीके से सीधे, तो सीधे वाली रेज तो सीधे चली जाएगी। अब इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, 60, ऊपर भी एंगल 60 है। इधर प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2, इधर का मीडियम है एयर। पूछ रहा है इस एंगल आर की वैल्यू कितनी आएगी। तो जहां पे एंगल के आर की वैल्यू पूछे इसी पर आइए। तो पहले यहां पे चेक करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए इंसिडेंट रे है, अभी देखिए 60 है, ए भी 60, ए भी 60, क्योंकि ये रेज नॉर्मल जा रही है इस पर, तो नॉर्मल हमें दिख रही है 90, ये हमने मान लिया नॉर्मल है। 90 दिख नहीं रहा है बट हम नॉर्मली मान के चलेंगे नॉर्मल है। यहाँ पे लाइट रे गई तो ये नीचे एंगल नॉर्मल है 30 बनेगा। तरीका क्या है, √2, इधर का एंगल sin 30, इधर एयर है तो 1 और sin r, तो √2 sin 30 1/2, इधर sin r, काटे तो नीचे √2, sin r की वैल्यू 1/√2, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आता है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना 45। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें तो हम लगा सकते हैं। ये यहाँ पे एंगल दिख नहीं रहा है बट हमने मान लिया कितना 90, तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा दिखेगा, बना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो ये आप इस लॉ को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें सीखना है कि क्रिटिकल एंगल और PIR क्या होता है।